हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू एवरीवन ऑन अवर चैनल लर्नोपीडिया। दिस इज़ विपिन हियर। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे। और जैसा कि थंबनेल देखकर आप सभी जान ही गए होंगे कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या वीडियो में जो भी टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें कि एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे, क्लास 10th जोग्राफ़ी 2021 और सेकंड। तो वहाँ पे आप जाके जोग्राफ़ी के सारे वीडियोस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस में चैप्टर के पार्ट्स में डिवाइड करके हम सारे के सारे टॉपिक्स को, सारे के सारे चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का थर्ड पार्ट है। हमने ऑलरेडी 2 पार्ट्स कवर कर लिया है। उन दोनों ही पार्ट्स के वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। ठीक, तो जहाँ से आपका मन किया आप वहाँ से जाके उस चीज़ को कवर करिए। ठीक, इसके बाद चौथा पार्ट आएगा। चौथे पार्ट के बाद मैं आपको बता दूँ फिफ्थ पार्ट रहेगा, वो सेपरेट मैप स्टडी के लिए रहेगा। ठीक है, मैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस में मैप को इंक्लूड नहीं कर रहा। मैप का एक सेपरेट लेक्चर में बनाऊंगा जो कि 5 to 6 मिनट्स का ही होगा। इसके बाद जो 6 लेक्चर बनेगा या कि जो लास्ट वीडियो बनेगा हर एक पर्टिकुलर चैप्टर का, उसमें हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस को कवर करेंगे वेल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से। ठीक, तो ये याद रखिएगा। और एक प्रॉमिस आप सभी स्टूडेंट से ये करता हूँ कि जून लास्ट तक आपको पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, चैप्टर आपका 6th मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और चैप्टर 7 लाइफ लाइन ऑफ एंड इकोनॉमी। देखो, लास्ट ईयर का जो सिलेबस था, लास्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं इस साल भी वही चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि पेंडेमिक जान ही रहे हैं, पेंडेमिक का फेस चल रहा है। हो सकता है कि सीबीएसई से ये न्यूज़ आ जाए कि 33% जो लास्ट ईयर सिलेबस रिड्यूस हुआ था वो इस साल भी हो जाए। तो इसलिए लास्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे चैप्टर्स को फोकस कर रहा हूँ और कवर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कट नहीं होता है तो जब चैप्टर्स नहीं भी कट होंगे उनको भी कवर कर लिया जाएगा, और अगर कट हो जाता है तो हमारी प्लानिंग बेहतर साबित होगी, इफ़ेक्टिव साबित होगी। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ओके, तो देखिए, थर्ड पार्ट, 2 पार्ट्स में हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर के लिए, और थर्ड ये पार्ट है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का। यहाँ पे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि रिसोर्स को यहाँ पे कंजर्व करने की बात की जा रही है। कंजर्व करने की बात की मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज को यहाँ पे कंजर्व करने की बात की जा रही है। कंजर्व करने का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना या किसी चीज़ को बचाना, सेव करना। ठीक, क्यों सेव करना, क्यों रिसोर्सेज को यहाँ पे सेव करने की बात की जा रही है? रिसोर्सेज को इसीलिए बचा के रखने की बात की जा रही है क्योंकि ये लिमिटेड अमाउंट में है और ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम इसे ओवर यूटिलाइज़ करेंगे या बहुत ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, और ऐसा होने से हमारी फ्यूचर जनरेशन और हम लोग भी सिक्योर नहीं रहेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है शॉर्ट में कि वाई डू वी नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज। तो वी नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ सम फॉलोइंग पॉइंट्स एंड दीज पॉइंट्स आर, जैसे पहला, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड प्रीशियस, दैट वाई वी नीड टू कंजर्व इट। रिसोर्सेज लिमिटेड और प्रीशियस है जिसके कारण हमें इसे कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, और हमें रिसोर्सेज को, सेकंड क्या बताओगे कि वी नीड टू यूटिलाइज द रिसोर्स विद एडिक्वेट, या कह सकते हो कि अप्रोप्रिएट प्लानिंग। अप्रोप्रिएट प्लानिंग की मदद से हमें रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना चाहिए। क्यों? अगर अप्रोप्रिएट प्लानिंग या प्रॉपर प्लानिंग से आप रिसोर्स को यूटिलाइज़ करोगे तो उससे क्या होगा कि रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, ओवर यूटिलाइज़ नहीं होंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट नहीं होंगे। ठीक, और जानते हो ना कि अगर रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जिससे फ्लोरा एंड फना स्पीसीज एक्सटेंड करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ओजोन लेयर डिप्लीट करेगा, बहुत सारे उसके कह सकते हो बैड इफेक्ट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ठीक, और इससे फ्यूचर जनरेशन भी सिक्योर नहीं होगा। तो रिसोर्सेज को कंजर्व करिए सभी लोग। ठीक है, उतना ही यूज़ किया करिए जितनी इसकी ज़रूरत हो, और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करेंगे तो फिर आप उसको वेस्ट कर रहे हैं, और वेस्ट करने के बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट पे। ठीक, अब आगे देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। अब देखिए क्या कह रहा है, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी बट इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज may lead to socio-economic and environmental problems. To overcome these problems, resources consumed at various levels is important. This had been the main concern of the leader and thinker in the past. देखो, ये सीधा सीधा कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर एरिया के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा वाइटल होता है, किसी भी एरिया के डेवलपमेंट के लिए, और उस एरिया में रहने वाले जो पीपल्स होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए भी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सीधा सीधा कह दीजिए कि हमारे सर्वाइवल के लिए और हमारे
कंट्री या हमारे सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में अगर हम उसको गलत तरीके से कंज्यूम करेंगे, इरेशनल तरीके से कंज्यूम करेंगे या ओवर यूटिलाइज़ करेंगे, तो बहुत ज़्यादा सोशो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। तो हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए सभी लेवल्स पे। जो जहाँ पे रह रहा है वो वहाँ पे रिसोर्सेज को कंजर्व करे और उसके ओवर यूटिलाइजेशन से बचे। ठीक, अब देखो इस चीज़ पर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पे हमारे पास में भी बहुत सारे लीडर्स ने और थिंकर्स ने अपने अपने व्यू दिए थे। जैसे महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, ज़रा देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि बताइए कि ये स्टेटमेंट किस पर्सन ने दिया था। 4 ऑप्शन दे देगा, अब उस ऑप्शन बताओ कौन थे। तो ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी ने दिया था। ये स्टेटमेंट क्या है, चलो देखते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट दिया था, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास इतना रिसोर्स है जिससे सबकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन जो लालची व्यक्ति है उसकी ज़रूरतें कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि लालची व्यक्ति कभी किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होता है। जो ग्रीडी पर्सनस होते हैं वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या किसी पर्टिकुलर चीज़ से। ठीक, तो ये याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, आपसे पूछ सकता है कि हु गेव दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। 4 नाम दे देगा तो बता देना आप लोग। अगर ये स्टेटमेंट पूछेगा तो बता देना महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबडी इज़ ग्रीड। ठीक है, या आप जब भी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज वाले टॉपिक पे आंसर लिखना है तो इस स्टेटमेंट को लिख कर आप अपने आंसर को और भी ज़्यादा इंप्रेसिव बना सकते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल। ही वॉज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन एंड द वांटेड टू रिप्लेस इट प्रोडक्शन बाई मासेस। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि आज के समय में जो हमारा रिसोर्स डिप्लीट कर रहा है, डिप्लीट करना मतलब जो ख़त्म हो रहा है इतनी तेज़ी से, उसके पीछे 2 मेजर कॉजेज़ हैं, उसके पीछे 2 मेजर रूट कॉजेज़ हैं। एक पहला क्या बताया उन्होंने, एक उन्होंने पहला बताया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का होना, और दूसरा होना सेल्फिश पीपल्स का। सेल्फिश इंडिविजुअल पीपल्स क्या करते हैं कि अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज़ करते हैं। ये पहला रूट कॉज। और दूसरा रूट कॉज क्या बताया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के आ जाने से आज रिसोर्सेज को अल्टरनेट तरीके से यूज़ किया जा रहा है। एक ही रिसोर्सेज का कई जगहों पे कई अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये 2 मेन रीज़न्स हैं जिससे रिसोर्स क्या हो रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं। ठीक, और महात्मा गांधी ने एक चीज़ कहा कि हमें मास प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। मास प्रोडक्शन अगर होगा तो रिसोर्सेज का कंजप्शन भी ज़्यादा होगा। तो मास प्रोडक्शन को रिप्लेस करना चाहिए प्रोडक्शन बाई मासेस। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है उसको रोक दिया जाए और चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाए बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा। ऐसे में लार्ज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को वर्क मिलेगा और प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, जिससे रिसोर्सेज का डिप्लीशन भी कम रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज़ उन्होंने कही। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया पूरी तरीके से। अब देखते हैं आगे। ठीक, अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमैटिक वे इन 1968। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में जिस भी एजेंसी ने, या आप कह सकते हैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने, या जिस भी आर्टिफिशियल बॉडी ने बताया, वो आर्टिफिशियल बॉडी थी आपकी द क्लब ऑफ रोम। द क्लब ऑफ रोम ने सबसे पहले एडवोकेट किया था रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बहुत ही सिस्टमैटिक वे में, और वो कब किया था, 1968 में। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, सब्सिक्वेंटली इन 1974 गांधीयन फिलॉसफी वॉज वंस अगेन प्रेजेंटेड द स्कैम्बुचर इन हिज बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। इसके बाद गांधीयन फिलॉसफी पे एक बुक बेस्ड थी जिसको स्कैम्बुचर ने लिखा था, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। ये बुक आई थी 1974 में। इस बुक ने भी रिसोर्स कंजर्वेशन के ऊपर काफ़ी कुछ बताया। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बता दें, मैंने लास्ट जो वीडियो कवर किया था सेकंड रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का, उसमें मैंने आपको ब्रडलैंड कमीशन रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बताया था। तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को ईयर गलत बता दिया था। ब्रडलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में आया था और मैंने उस वीडियो में आपको बता दिया था 1974। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ब्रडलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में आया था, 1974 में नहीं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वाज मेड बाय द ब्रडलैंड कमीशन रिपोर्ट इन 1987। ब्रडलैंड कमीशन रिपोर्ट कब आई थी, 1987 में। इस कमीशन को जो लीड कर रहे थे वो सर ब्रडलैंड थे और उन्हीं के नाम पर ये कमीशन रख दिया गया था। इस कमीशन ने रिसोर्स कंजर्वेशन
रिसोर्स कंजर्वेशन मेथड्स को भी एडवोकेट किया था, उसके पक्ष में भी ये बोला था। और दूसरी चीज़ आप कह सकते हो कि सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को भी इसी ने इंट्रोड्यूस किया था अपनी एक बुक में, और वो कौन सी बुक थी इसकी, आवर कॉमन फ्यूचर। तो आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर होती चल रही हैं। इन फैक्ट्स को नोट कर लीजिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार आप इन वीडियोज़ को देखेंगे तो ऑलरेडी ये फैक्ट्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरो ब्राज़ील इन 1992, जो कि हमने देख लिया था अपने सेकंड लेक्चर में ही कि वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट 1992 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील की कैपिटल सिटी रियो डी जेनेरो में। वहाँ हंड्रेड्स ऑफ कंट्री के हेड्स ने, हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज़ के लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था, और सभी ने ये डिक्लेयर किया था, ये डिक्लेरेशन साइन किया था कि 21st सेंचुरी में हमारा जो कॉमन गोल होगा वो ये होगा कि हम अपने कंट्री का डेवलपमेंट करेंगे। तो किस मैनर में, सस्टेनेबल मैनर में, मतलब कि कंट्री में जो भी चीज़ें अब डेवलप्ड होंगी वो नेचर में कैसी होंगी, रेन्यूएबल होंगी। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया लैंड रिसोर्स। अब बच्चे सोचते हैं कि सर लैंड को रिसोर्स क्यों बोला जाता है, वाई वी कॉल लैंड एज अ रिसोर्स फॉर अस, क्यों हम कहते हैं कि लैंड रिसोर्स है। तो लैंड को रिसोर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम रहते कहाँ हैं, लैंड पर। हम अपनी जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती है कहाँ परफॉर्म करते हैं, लैंड पे। इसके बाद कह सकते हो कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, या वेजिटेशंस के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं जो यहाँ पे पूरी लाइंस में ये दिए गए हैं, ये सब कहाँ पे होते हैं बेटा, लैंड पे होते हैं। तो इसीलिए लैंड को क्या कहा जाता है, रिसोर्स कहा जाता है, क्योंकि हम लोग रहते कहाँ हैं, लैंड पे। जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो कहाँ करते हैं, लैंड पे। तो लैंड को क्या बोला जाएगा, एसेट्स ही तो बोला जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, इसके बाद आपको फिर मैं ये क्लियर करता हूँ कि एक्चुअली में ये है क्या, ये है क्या, मैं इसको क्लियर करता हूँ। पहले देखते हैं आगे पैराग्राफ पे। ठीक, अब इसके बाद देखिए मैग्नीट्यूड वाली लाइन कोई उसका इंपॉर्टेंट नहीं था, उसने कहा कि लैंड हैज़ एसेट्स ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं उसके आगे। ठीक है, देयर फोर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पज विद केयरफुली प्लानिंग। लैंड को आप यूज़ करिए अलग अलग पर्पज़ के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा प्लानिंग के साथ, विद प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। होता नहीं है, हमारे घर में जब कोई भी बड़ा इवेंट होता है तो हमारे गार्जियंस क्या करते हैं, उस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने से पहले उसके ऊपर प्लानिंग कर लेते हैं। क्यों प्लानिंग कर लेते हैं, ताकि मनी का, एनर्जी का, इन सभी चीज़ों का वेस्ट ना हो सके। इन सभी चीज़ों के वेस्ट से बचने के लिए तो प्लानिंग करते हैं। अब सपोज़ करिए हमारे घर में किसी की शादी पड़ी है, अपने सिस्टर्स की, आपके यहाँ आपके सिस्टर की या मेरे सिस्टर की शादी पड़ी है, तो हमारे गार्जियन क्या करेंगे, शादी को करने से पहले पूरी प्लानिंग करेगी कि कितने लोग को इनविटेशन देना है, कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, पूरी प्लानिंग एक की जाएगी प्रॉपर, ताकि पैसे का या और भी अदर चीज़ों का वेस्ट ना हो। ठीक, तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो सीधा बोलते हैं कि प्लानिंग इज़ अ की ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो सक्सेस का की भी माना जाता है प्लानिंग को। ठीक, अब आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर नेमली माउंटेन, प्लेटिव और प्लेन। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे चीज़ें पढ़ के आपको पहले समझा देते हैं, फिर चलते हैं उस फिगर पे। कह रहा है कि इंडिया में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लैंड के फॉर्म्स हैं, रिलीफ फीचर कह लीजिए, चाहे आप कह लीजिए लैंड फॉर्म्स। ठीक है, लैंड के फॉर्म्स कह लीजिए चाहे लैंड फॉर्म्स कह लीजिए, सब एक ही हैं। ठीक, अब इसके बाद ये डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स कैसे फॉर्म होते हैं, इन लैंड फॉर्म्स का या इन रिलीफ फीचर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बेटा ये रिलीफ फीचर्स फॉर्म होते हैं अर्थ के इंटीरियर और एक्सटीरियर फोर्सेस के कारण। आपने पढ़ा होगा क्लास 7th 8th में इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण, एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण ही ये बहुत सारे रिलीफ फीचर्स फॉर्म होते हैं, जैसे माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यूज, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन विच प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़। हमारे कंट्री में जितनी भी लैंड है उसका 43% क्या है, प्लेन एरियाज़ है, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इंडस्ट्रीज़ का एस्टैब्लिशमेंट बहुत ही बेहतर तरीके से होता है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। कह रहा है इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के लिए, टूरिज़्म के लिए, और पेरेनियल रिवर्स मतलब जानते हो ना कि ऐसी नदियाँ जो साल के 12 महीने बहती हैं। पढ़ाया गया होगा आपको क्लास 9 की ज्योग्राफी में, नहीं पढ़ाया होगा तो उसका वीडियो भी लर्नोपीडिया चैनल पे जाके देख लेना, ड्रेनेज पैटर्न वाला। वहाँ पे आपको पेरेनियल रिवर और सीजनल रिवर के बारे में बताया गया। ठीक है, तो पेरेनियल रिवर ऐसी रिवर्स होती हैं जो साल के 12 महीने बहती हैं, जैसे इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सब। ठीक, तो ये जो रिवर्स होती हैं ये ओनली सोर्स होती है, ओनली सोर्स नहीं कह सकते हो, ये सोर्स होती हैं फ्रेश वाटर का। ठीक है,
ये कह सकते हो मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। तो पेरेनियल रिवर्स आपकी माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं। माउंटेन से जो फॉरेस्ट कवर एरियाज़ होता है, उन फॉरेस्ट कवर एरियाज़ में बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ होते हैं जिसको मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ में लाया जाता है, उनसे मेडिसिन वगैरह बनती हैं, ठीक है। इसके बाद आप कह सकते हो टूरिज़्म स्पॉट्स होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आगे देखिए कह रहा है अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज़ द प्लेट्यू रीजन, इट पॉसेस रिच रिजर्व ऑफ मिनरल फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट। 27% हमारे इंडिया, हमारे कंट्री में जो 27% लैंड एरिया है वो प्लेट्यू है। और सबको पता है कि प्लेट्यू क्या होता है, रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स, बहुत सारे वेरियस काइंड्स ऑफ मिनरल प्लेट्यूज में पाए जाते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड का यूटिलाइजेशन बेटा डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, एक फिज़िकल फैक्टर्स पे और एक ह्यूमन फैक्टर्स पे। अब ये दोनों फैक्टर्स को हम आगे देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं लैंड का यूटिलाइजेशन। तो देखो मैंने बता दिया लैंड यूटिलाइजेशन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक फिजिकल फैक्टर और एक ह्यूमन फैक्टर, ठीक। उसको जानने से पहले थोड़ा सा इस टॉपिक पे देख लेते हैं, ठीक। अभी देखिए ये क्या कह रहा है, लैंड यूटिलाइजेशन। तो बेटा लैंड का यूटिलाइजेशन इन दो फैक्टर्स पर तो डिपेंड करता है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि हर साल लैंड का यूटिलाइजेशन एक बराबर ही हो? नहीं, ईच ईयर लैंड का यूटिलाइजेशन डिफ़र होता है। किसी साल बहुत ज़्यादा होता है तो किसी साल बहुत कम होता है, और उसके पीछे फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको बता दें, सीबीएसई कभी आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा बताओ 2017 में नेट सोन एरिया कितना था, या 2018 में नेट सोन एरिया कितना था, या बैरन लैंड कितना परसेंट था। वो कभी भी ऐसे फ्लक्चुएटिंग डाटास नहीं पूछता है, क्योंकि जो डाटास ईयर बाय ईयर चेंज होते हैं उनको सीबीएसई कभी भी नहीं पूछता है, ठीक है। वो यहाँ आपसे पूछ सकता है कि बताओ बैरन लैंड क्या है, अनकल्टिवेबल लैंड क्या है, नेट सोन एरिया क्या है, फिलो लैंड क्या है, ऐसे इनकी स्मॉल डिफिनेशंस पूछ सकता है, ठीक। तो चलिए उस पर फोकस करते हैं। पहला क्या है देखिए, पहला फॉरेस्ट आ गया, फॉरेस्ट सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसे लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। अब इसमें दो आ गए, एक बैरन लैंड आ गया और दूसरा आपका आ गया लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। जो लैंड नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में होते हैं वहाँ पे बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज ये सब स्टैब्लिश की जाती हैं। और बैरन लैंड्स ऐसे लैंड्स होते हैं जो कई सालों से, कई मतलब कह सकते हो 10-20 साल, या कह सकते हो 5, 6, 8, 10 सालों से ऐसे पड़े हुए हैं जिसमें कोई भी प्रोडक्शन का वर्क नहीं हो रहा है, ठीक। वेस्ट लैंड जिसे कहा जाता है। इसके बाद दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है, अदर अनकल्टिवेबल लैंड। अदर अनकल्टिवेबल लैंड को में फिलो लैंड को अलग रखा गया है, देखना फिलो लैंड को अलग रखा गया। और ये फिलो लैंड बहुत बार पूछता है बोर्ड 1 नंबर में, फिलो लैंड क्या है, फिलो लैंड क्या है, ठीक। तो इसको बताते हैं, अभी ध्यान देना। अब आगे देखिए तीसरा क्या कह रहा है, अदर अनकल्टिवेबल लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में क्या आ रहा है, परमानेंट पास्चर एंड ग्राजिंग लैंड। परमानेंट पास्चर और ग्राजिंग लैंड मतलब घास के मैदान वगैरह। इसके बाद कह रहा है लैंड अंडर मैस्कुलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रो। ऐसे लैंड्स जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ का प्रोडक्शन वगैरह हो गया, जो मैस्कुलेनियस यूज़ में आ गए, वो भी चला गया। चौथा आ गया कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या होता है, तो आप बता दोगे कि ऐसा लैंड जिसमें कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हुआ है 5 या 5 साल से ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। आप कह सकते हो कि ऐसा पीस ऑफ लैंड जिसमें 5 सालों से ज़्यादा टाइम पीरियड तक कोई भी एग्रीकल्चरल गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हुआ है, वो होते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक। आगे क्या कह रहा है, फिलो लैंड। फिलो लैंड में भी दो आते हैं, एक करंट फिलो लैंड, एक अदर देन करंट फिलो लैंड। तो करंट फिलो लैंड किसे कहते हैं, ऐसा पीस ऑफ लैंड जिसको 1 साल से लेफ्ट छोड़ दिया गया, 1 साल या 1 साल से कम टाइम के लिए लेफ्ट छोड़ दिया गया है, और उसमें कोई भी एग्रीकल्चर गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो वो आपका फिलो लैंड होता है। और ये आपका अदर करंट फिलो लैंड क्या होता है, अदर दैन करंट फिलो लैंड, ये ऐसे लैंड होते हैं जिसपे कोई भी एग्रीकल्चर गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हुआ है 1 साल से लेकर 5 साल के बीच तक, ठीक। तो एक बार चलिए फिर से इसको देख लेते हैं। कल्चरेबल वेस्ट लैंड वाला क्या बोला कि ऐसे पीस ऑफ लैंड जिसपे 5 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड तक कोई भी एग्रीकल्चरल गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हुआ है। फिलो लैंड में क्या कहा, ऐसा पीस ऑफ लैंड जिसमें 1 या 1 साल से कम टाइम पीरियड तक कोई भी एग्रीकल्चरल गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हुआ है। और इसके बाद तीसरा क्या कहा, अदर देन करंट फिलो लैंड, मतलब अदर देन करंट फिलो लैंड। इसमें क्या होता है कि ऐसे पीस ऑफ लैंड जिसमें 1 साल से लेकर 5 साल तक कोई भी एग्रीकल्चर गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो 5 से ज़्यादा वाला आप कह सकते हो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, 1 या 1 से कम वाला करंट फिलो लैंड है, और 1 से 5 के बीच में आपका आ जाएगा अदर देन करंट फिलो लैंड। तो इसको दिमाग में बैठा लेना, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब आगे आ गया देखिए आपका क्या, आगे आ गया आपका नेट सोन एरिया, जिसको आप कह सकते हो NSA।
तो नेट सोन एरिया क्या होता है? नेट सोन एरिया सीधा सीधा देखिए इसमें लिखा हुआ है, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर एरिया प्लस नेट सोन एरिया इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ये क्या कह रहा है कि ऐसा पीस ऑफ लैंड जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, ऐसा पीस ऑफ लैंड जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया जाता है, जहाँ पे क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है, उसको कहते हैं नेट सोन एरिया, और इसी को ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी कहते हैं। ये भी दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या कह रहा है, ये 43% क्या है? प्लेन। ये 30% क्या है? माउंटेन। और ये 27% क्या है? प्लेट्यू। तो मैंने आपको बता दिया कि इन तीनों रिलीफ फीचर्स का क्या इंपॉर्टेंट है। प्लेन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके पीछे, जो कि अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। इसके बाद माउंटेन्स एक ऐसा पर्टिकुलर लैंडफॉर्म होता है या ऐसा रिलीफ फीचर होता है जो पेरेनियल सोर्सेज, पेरेनियल रिवर का सोर्सेज होता है। और यहाँ पे फॉरेस्ट कवर एरियाज़ में मेडिसिनल ट्रीज़ मिलते हैं, जिससे मेडिसिन वगैरह बहुत बनती हैं। प्लेट्यू का सबको पता है, रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स होते हैं, और मिनरल्स हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं ये भी आप लोगों को आगे के चैप्टर्स में, अपकमिंग चैप्टर्स में पता चलेगा, ठीक। अभी आगे देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आ गया, लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। मैंने बताया ना, लैंड का जो यूज़ पैटर्न है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक फिजिकल फैक्टर पे और एक ह्यूमन फैक्टर पे, ठीक। तो चलिए देखते हैं फिजिकल फैक्टर में क्या क्या आ जाता है आपका, टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सॉइल टाइप। टोपोग्राफी का मतलब वही होता है रिलीफ फीचर, लैंडफॉर्म पे डिपेंड करता है, वहाँ के क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, और वहाँ पे सॉइल कैसी है, ये फिजिकल फैक्टर हो गया, ठीक। और ह्यूमन फैक्टर में वहाँ पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ टेक्नोलॉजी कैसी है, और वहाँ के लोगों का कल्चर या ट्रेडिशन कैसा है, ठीक। तो ये दो फैक्टर्स होते हैं, ह्यूमन और फिजिकल, यही दो फैक्टर्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैंड के यूज़ के पीछे, लैंड के यूटिलाइजेशन के पीछे या लैंड के यूज़ के पीछे दो फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया जनरल डाटा 1960 और 2014-15 में पहले कितना परसेंट आपके क्या कहते हैं एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस थे, बाद में कितने हो गए, कितना ये मतलब ये फ्लक्चुएटिंग डाटाज हैं जो इतने टाइम पीरियड के बाद कितने चेंजेस हुए हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, चलिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग सीधा सीधा देख सकते हैं 1960 1961 में क्या था, 14 और 15 में क्या था। यहाँ पे 46.26% आपके क्या था एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़, अब कितना हो गया 40.55 नेट सोन एरिया हो गया, मतलब कितना ज़्यादा चेंजेस आ गया, देख रहे हैं ना। तो डाटास चेंज होते रहता है, यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड जो होता है वो ईयर बाय ईयर चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि लैंड का यूटिलाइजेशन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फिजिकल फैक्टर्स पे और ह्यूमन फैक्टर्स पे, जो कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या कह रहा है कि टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमारे इंडिया का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया यानी कि टोटल लैंड कवर एरिया जो है वो 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है। आगे, लैंड यूज डाटा हाउएवर इज़ अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द वर्ल्ड जोग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट असम has not been done fully. Moreover, some areas of Jammu Kashmir occupied by Pakistan and China also not been surveyed. ये कह रहा है कि जो ये डाटा दिया गया है ये केवल 93% का दिया गया। कितने का दिया गया? 93% का दिया गया। जो अबव डाटा दिया गया था वो कितने का दिया गया था? 93% का दिया गया था। या आप इसकी भी बात कर लो, लैंड यूज़ डाटा, देखो क्या बोल रहा है, लैंड यूज़ डाटा बोल रहा है, ये टोटल जोग्राफिकल एरिया वाला मत देखना, ये तो पूरे इंडिया की बात कर ले रहा है, POK वो के 7 सिस्टर स्टेट या जो अक्साई चीन वगैरह वो सब ले रहा है। लेकिन लैंड यूज़ के हिसाब से देखा जाए तो केवल 93% ही लैंड का डाटा हमारे पास है यूटिलाइजेशन के बेसिस पे, ठीक। और उसमें से भी किस किस एरिया का नहीं है, तो नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स का नहीं है, असम का है, वो भी असम का भी पूरा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का नहीं है, मतलब मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये सब स्टेट्स के नहीं हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स के। और पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर कह रहा हूँ, मतलब JNK का ऐसा पार्ट जिसको पाक ने और चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वहाँ का भी कोई डाटा नहीं है लैंड यूटिलाइजेशन का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे चलता है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ बीन ऑल्सो डिक्रीजेज, हाउ आर बी एबल टू फीड अवर ह्यूज कैटल ऑन दीज पास्चर लैंड एंड वाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। अब ये आप लोग बताइए, ये कह रहा है कि द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीजेज, लगातार घास के मैदान जो हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। हाउ आर वी एबल टू फीड अवर ह्यूज कैपिटल ऑन दीज पास्चर लैंड एंड वाट आर
व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ इट। अगर इसी तरीके से लैंड, अगर इसी तरीके से पास्चर लैंड कम होते चले जाएंगे तो हम अपने जो हमारे पास ह्यूज पॉपुलेशन है कैटल्स की, जो बहुत सारे जानवर हैं जिनको हम रियर करते हैं, उनको हम कैसे पालेंगे, उनको हम कैसे फीड करेंगे और इसका क्या कंसिक्वेंसेस होगा ये बताइए। तो अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ठीक है। आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द अदर दैन द करंट फिलोलैंड आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन of such land is very high. Hence, these land are cultivated once or twice in year, 2 to 3 years, and if these are included in the net zone area, then the percentage of NSA is come India about 54% of the total reporting area. कह रहा है कि अगर जो करंट फिलो लैंड्स हैं, अगर इन पर फोकस करके इनको हम NSA में कन्वर्ट कर दें, किसमें, नेट जोन एरिया में कन्वर्ट कर दें, तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारे कंट्री में नेट जोन एरिया 54% तक बढ़ जाएगा, और जो कि हमारे इंडिया के लिए या हमारे कंट्री के लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा था पैटर्न ऑफ नेट जोन एरियाज वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। हर एक स्टेट का जो नेट जोन एरिया का परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक। क्या सभी स्टेट्स में एक बराबर नेट जोन एरिया होंगे? जाहिर सी बात है नहीं है, क्योंकि कोई स्टेट हिल एरियाज़ पे है, कोई स्टेट प्लेटिव एरियाज़ पे है, कोई स्टेट प्लेन एरियाज़ पे है। तो जो भी स्टेट्स प्लेन एरियाज़ पे हैं, या मैं कह सकते हो कि ऐसा स्टेट जो प्लेन एरियाज़ के अंडर में आता है वहाँ पे नेट जोन एरिया ज़्यादा होगा। ऐसे स्टेट जो माउंटेन और प्लेटिव एरियाज़ में आते हैं वहाँ नेट जोन एरिया कम होगा। चलो देखते हैं आगे क्या कह रहा है। It is over 80% of the total pop area in Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Andaman, Nicobar Island। ये कह रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे NSA 10% से भी कम है। तो पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में NSA 80% से भी ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या फ़ैक्टर होगा? इसके पीछे फिज़िकल फैक्टर है। अगर देखा जाए तो इसके यहाँ पे NSA के पीछे होने के पीछे फिज़िकल फैक्टर है, क्योंकि यहाँ का टोपोग्राफी अलग है भाई। कुछ वो हरियाणा और पंजाब तो प्लेन एरियाज़ में, बाकी ये सब तो हिली एरियाज़ में ना, ठीक। तो हिली एरियाज़ और प्लेन एरियाज़ में, दोनों ही एरियाज़ में सॉइल भी अलग है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन भी अलग है, और वहाँ पे क्या कह सकते हो, आपकी कल्टीवेशन करना या एग्रीकल्चर गुड्स का प्रोडक्शन करना प्लेन एरियाज़ में बहुत सही होता है, बहुत ही सही तरीके से हम कर लेते हैं, लेकिन माउंटेन और प्लेटिव एरियाज़ में उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, ठीक। ओके, आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे रीज़न आपसे पूछा, फाइंड आउट रीज़न फॉर द लो प्रपोर्शन ऑफ नेट जोन एरियाज़ इन दी स्टेट। इन सारे स्टेट्स में लो प्रपोर्शन क्यों है, नेट जोन एरियाज़ का लो प्रपोर्शन क्यों है। तो आप सभी बच्चे अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए कि इन सभी स्टेट्स में क्या कहते हैं, लो प्रपोर्शन क्यों है नेट जोन एरिया का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर दैन द डिज़ायर्ड 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। कह रहा है जो जोग्राफिकल एरिया हमारा है भी उसका बहुत ही कम, मतलब फॉरेस्ट एरिया जो है उसका 33% ही है। टोटल जो हमारा जोग्राफिकल एरिया है उसका केवल 33% ही फॉरेस्ट कवर एरिया है। ये किसने बताया था? NFP ने बताया था, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने। 1952 में ये इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो ये आप लोग ध्यान रखना। इट वाज कंसीडर्ड इसेंशियली फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। ये इकोलॉजिकल बैलेंस के ऊपर स्टडी करती है और उसके ऊपर वर्क करती है। कौन? NFP, ठीक। अब आगे देखते हैं। द लिवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन the fringe of these forests depend upon it. A part of the land is termed as wasteland and put out to non-agriculture uses. Wasteland include rocky, arid, and desert area, and land put other non-agriculture uses include settlement, roads, railways, industries. Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it, it has resulted in land degradation. ये कह रहा है कि जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए लैंड्स हैं, अगर उन लैंड्स पे हम लोग सेटलमेंट करें, उन लैंड्स पे हम लोग रोड्स बनाएं या रेलवेज़ बनाएं या इंडस्ट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ में लैंड्स होते हैं, अगर उन लैंड्स पे रोड्स बनाया जाए, रेलवेज़ का इस्टेब्लिशमेंट किया जाए, इंडस्ट्रीज़ की जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक। क्योंकि बहुत लंबे समय से हम क्या कर रहे हैं कि लैंड्स को अप्रोप्रिएट तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, जो कि लैंड के डिग्रेडेशन के पीछे मेजर रीज़न है। अगर आज ज़मीन बर्बाद हो रही है, डिग्रेडेशन का मतलब होता है बर्बाद होना। अगर आज ज़मीनें बर्बाद हो रही हैं तो उस बर्बाद होने के पीछे यही रीज़न है कि एक लंबे समय से हम ज़मीनों को इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं इन अप्रोप्रिएट मैनर में। इन अप्रोप्रिएट मैनर में मतलब बेढंगे तरीके से। अगर आप क्या कहते हैं, जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, अगर उनमें सेटलमेंट करो या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो तो कितना बेहतर होगा। जो एग्रीकल्चरल लैंड्स को, अब देखते नहीं हो कि
रोड चौड़ी हो रही है तो क्या करते हैं कि अगल बगल के जो खेत होते हैं उसको भी उसमें इंक्लूड कर लेता है, तो ये क्या हुआ, जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हो वो वेस्ट हो गए ना। तो गवर्नमेंट को या हमारे कंट्री को क्या करना चाहिए, हमारे कंट्री को जो रन कर रहे हैं गवर्नमेंट, उनको ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट उन पीस ऑफ लैंड्स पे करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पे करने की कोशिश करें जहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चर गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। इससे क्या होगा कि नेट जोन एरिया भी हमारा बना रहेगा और जो नॉन एग्रीकल्चर वेस्ट लैंड्स हैं वो भी यूटिलाइज हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी अच्छा हो जाएगा और लैंड डिग्रेड भी नहीं होंगे। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, इस वीडियो का मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो का इस पार्ट का लास्ट टॉपिक आ गया है। अब जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं अब हम लोग 4th लेक्चर में कवर करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं लास्ट टॉपिक क्या है। अब देखिए लास्ट टॉपिक क्या है, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर। लैंड डिग्रेडेशन कैसे, किन किन कारणों से लैंड डिग्रेड होती है और उसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है, तो चलिए देखते हैं बहुत तेज़ी से। ठीक है, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा तो आप लोगों को मज़ा भी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, वी हैव शेयर्ड अवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड वी हैव टू डू सो विद आवर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, होता है ना, जाहिर सी बात है, हमारा जो पास्ट जनरेशन था, हम, फिर हमारा फ्यूचर जनरेशन, फिर उसका फ्यूचर जनरेशन, ऐसा ही एक दूसरे से हम अपनी ज़मीनें शेयर करते चले आते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, 95% ऑफ अवर बेसिक नीड फॉर फूड शेल्टर क्लॉथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड। जाहिर सी बात है, 95% से भी ज़्यादा, 95% से भी ज़्यादा हमारी ज़रूरतें फूड की, शेल्टर की, क्लॉथिंग की सब कहाँ से पूरी होती हैं, कहाँ से ऑब्टेन होती हैं, लैंड से होती हैं। आगे क्या कह रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट ऑल्सो एग्रीवेट द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेज टू कॉज डैमेज ऑफ लैंड। बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो लैंड को डिग्रेड ही नहीं कर रही, मतलब लैंड डिग्रेड कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो लैंड को डिग्रेड ही नहीं कर रही हैं। मतलब ये है कि डिग्रेड करने के साथ साथ वो उसको बढ़ा भी रही हैं, बहुत तेज़ी से लैंड को डिग्रेड कर रही हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है, सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज डिफॉरेस्टेशन, जानते हो ना, अधिक पेड़ों की कटाई, ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा से ज़्यादा घास चरना, माइनिंग जानते ही हो आप लोग, खनन वगैरह, क्वेरिंग उसी का पार्ट है, खनन वगैरह। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिससे लैंड बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रही है। ठीक, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा क्या कह रहा है, कुछ स्टेट्स के मैंने यहाँ पे जो आपको अंडरलाइन हाईलाइट किए हुए हैं वो आप लोग केवल फोकस करिएगा। ये क्या कह रहा है, इन स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज सेवरल डैमेज लैंड डिग्रेड। ये क्या कह रहा है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन बहुत हो रहा है। किसके कारण, माइनिंग के कारण। मतलब यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, माइनिंग, और माइनिंग करने के लिए ये लोग पहले क्या करते हैं कि पीस ऑफ लैंड को क्लियर करने के लिए डिफॉरेस्टेशन करते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग का आप लोग अगर एग्जांपल आएगा आपसे बोर्ड में, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि चलिए बताइए कहाँ पर लैंड बहुत ज़्यादा डिग्रेड होता है माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन से, तो आप बता देना सीधा सीधा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड, या आप बोल दोगे प्लेटिव एरियाज भी बोल सकते हो अगर आपको स्टेट नहीं याद है तो। इसके बाद क्या कह रहा है, इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र ओवर ग्रेजिंग इज़ द वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन। आपसे ये पूछ सकता है कि ओवर ग्रेजिंग से लैंड कहाँ बहुत ज़्यादा डिग्रेड होते हैं, तो बता देना गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। इसके बाद अगर ये क्वेश्चन पूछेगा, इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ओवर इरीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड इनक्लिनिटी इन द सॉइल। अगर आपसे पूछेगा ओवर इरीगेशन से, ज़्यादा सिंचाई से, अधिक सिंचाई से कहाँ पर ज़मीनें ख़राब होती हैं, तो बता देना उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, या प्लेन एरियाज़ भी कह सकते हो। ठीक, तो चलो ध्यान देना आगे क्या कह रहा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैंने नहीं बताई कि ज़्यादा सिंचाई करने से ज़मीन में क्या होता है, या तो वो सैलिनिटी में, सैलिन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या तो एल्काइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कि किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन करने के लिए सूटेबल नहीं होता है। हम किसी क्रॉप का प्रोडक्शन उसी पीस ऑफ लैंड पे बेहतर तरीके से कर सकते हैं जो न्यूट्रल फॉर्म में है। अगर वो सैलिन और अल्काइन फॉर्म में है तो वहाँ पे चीज़ों का प्रोडक्शन करना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्रेडिंग ऑफ लाइमस्टोन, सीमेंट इंडस्ट्रीज एंड कैल्साइट एंड सोप स्टोन फॉर सिरेमिक इंडस्ट्रीज जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। कह रहा है जो सीमेंट इंडस्ट्री होती है, सीमेंट इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल वो इमिट करती है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो जाते हैं, इन्वायरमेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, सांस लेने में, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स वगैरह, और वो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट भी कर रहे हैं। ठीक है,
आगे, इट रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटलमेंट डाउन ऑफ द लैंड इन रिसेंट ईयर। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, देखो साफ साफ कह रहा है, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट वाज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री। कह रहा कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में आज वाटर पॉल्यूशन के पीछे और लैंड पॉल्यूशन के पीछे जो मेजर कॉज है वो क्या है, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट। अब आप इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट को कैसी एक्टिविटी दोगे, नेचुरल एक्टिविटी कहोगे कि ह्यूमन एक्टिविटी, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ये भी तो ह्यूमन एक्टिविटी का ही पार्ट है। तो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट भी बहुत ही मेजर रीज़न है आपके लैंड और वाटर पॉल्यूशन के पीछे। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो ये सारे कारण थे जिसके कारण लैंड्स क्या हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहा है। अब ऐसे कौन कौन से मेजर्स करके हम लैंड्स को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, तो ध्यान देना, देयर आर मैनी वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या। एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प्स टू सॉल्व एक्सटेंट, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ और प्रॉपर तरीके से ग्रेजिंग की जाए, प्रॉपर तरीके से। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, stabilization of sand dunes by growing thorn bushes are some of the method to check land degradation in arid areas. Proper management of wasteland, control of mining activities, proper discharge and disposal of industrial effluent and waste after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas. ये कह रहा है अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, माइनिंग एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करो। ठीक है, इसके बाद शेल्टर बेल्ट इस्टेब्लिश करो, मतलब कि कह सकते हो कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पे विंड से इरोजन होता है, विंड से लैंड डिग्रेड होते हैं, वहाँ पे अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। इसके बाद ये क्या कह रहा है, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए वेस्ट लैंड का, जो वेस्ट लैंड हैं उनको कैसे यूज़ करना, उसका एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि हमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने हैं वो ज़्यादातर नॉन एग्रीकल्चर लैंड्स पे करना चाहिए। इससे क्या होगा कि उन लैंड्स का यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा और हमारे एग्रीकल्चर लैंड्स का वेस्ट नहीं होगा। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद ये भी कह रहा है कि जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट है, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट्स को लैंड पर या वाटर पर डिस्चार्ज करने से पहले उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाए, ताकि उसमें जो भी वेस्ट ऑफ पॉइजनस या टॉक्सिक आइटम्स हैं वो ख़त्म हो जाए और हमारा लैंड और वाटर आपके पॉल्यूट होने से या डिग्रेड होने से बच जाए। ठीक, तो ये पार्ट 3 आपका यहाँ पे कवर हो गया है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है ये चैनल लर्नोपीडिया। ठीक, तो अपने चौथे वीडियो के साथ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के 4th पार्ट के साथ जल्दी ही मिलते हैं अपने चैनल लर्नोपीडिया पे। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, लॉकडाउन इन्जॉय करिए, स्टडी करिए और इन्जॉय करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, ओके।